अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? भाई लाहौर वालों, आपके यहाँ तो मौसम कभी अच्छा हो जाता है। बारिश की कल भी इत्तलात मौसूल हो रही थी, शदीद बादल बरस रहे थे। कराची में एक तो सड़ी गर्मी पड़ रही है, शदीद गर्मी है, ऊपर से लोड शेडिंग का अजाब भी कराची में मुसल्लत हो गया है। बाकी मुल्क में लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है, आप ज़रा हमें ट्वीट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके शहर, आपके गाँव, आपके इलाके में लोड शेडिंग हो रही है या नहीं हो रही है। @Jio Pakistan TV हमारा ट्विटर हैंडल है। कुछ और बातें हैं जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। एक खबर जिससे दुनिया भर में पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है और हेडलाइन बन रही है, अखबारात की सुर्खियां बन रही हैं, बाकायदा इंटरनेशनल चैनल सेगमेंट कर रहे हैं। वो है हमारे वजीर हवाबाजी का बयान, जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया कि हमारे 30% जो पायलट हैं उनकी डिग्रीज, उनके लाइसेंसेस डूबियस हैं। उस पर शक का इजहार किया गया और ये बयान तो उन्होंने दे दिया, लेकिन उसके बाद अब जब दुनिया हमें शक की निगाह से देख रही है, ये पाकिस्तान के लिए सर्टनली अच्छी बात नहीं है। कल एक और पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस पे वजीर आज़म का बयान, जिस पे बहुत बात की जा रही है और ऑल्दो उसकी तरदीद आ गई है शहबाज गिल की तरफ से, लेकिन जो देखने वाले हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा लगा नहीं कि कोई स्लिप ऑफ टंग हुई है, क्योंकि बाकायदा कुछ देर रुक के कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए गए। हमारे पास बहुत सी बातें हैं करने के लिए और ये जो लोड शेडिंग का नया मामला है ना, इस पर भी हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। आप बताइए, सेहत कैसी है? सब ठीक ठाक हैं? जो कोरोना से लड़ रहे हैं होपफुली वो अच्छे होंगे, आप सेहतियाबी की तरफ गामजन होंगे, और जो बचे हुए हैं अल्लाह करे कि आप इसी तरह महफूज रहें। अच्छा, कल हमने इब्तिदा में एक मामला उठाया था कि जो इंटरनेशनल फ़्लाइट है पाकिस्तान से लोगों को लेकर जा रही हैं, जैसे एमिरेट्स और इत्तेहाद और कतर ने भी अपना जो फैसला किया था, एमिरेट्स वगैरह ने ऑपरेशन हमारा सस्पेंड कर दिया क्योंकि हमारे यहाँ से कोविड पॉजिटिव पेशेंट जा रहे थे, उस पर नज़रसानी की गई है और बताया गया है कि अब बाकायदा 28 या 29 से एक ऐसा इंतज़ाम मुरतब किया जा रहा है जिसमें टेस्टों के बाद मुसाफिरों को इंटरनेशनल फ़्लाइटें बोर्ड करने की इजाज़त होगी। लेकिन सबसे पहले हम कराची में गर्मी और लोड शेडिंग की बात करेंगे। गर्मी अपने उरूज पर है, आसमान लिटरली आग बरसा है और शदीद हब्स की कैफियत भी हो जाती है। बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग भी जारी है। के इलेक्ट्रिक को तेल मिल रहा है या नहीं, लेकिन लोड शेडिंग से शहरियों का तेल ज़रूर निकल रहा है और वो तौजीह जो दे रहे हैं वो यही है कि हमारे पास फ्यूल शॉर्टेज है। के इलेक्ट्रिक इस बदतरीन लोड शेडिंग की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर डाल रही है, मगर ये पूरा सच नहीं है। बाज़ इलाकों में तो रात भी बिजली गायब रहती है, रात भर बिजली नहीं आती, 2-2.5 घंटे, और इतने ऑड टाइमिंग्स पर लोड शेडिंग हो रही है कि सुबह जिसने काम पर जाना है वो क्या करे, रात 2:30 बजे बिजली चली जाएगी, 4:30 बजे आएगी, और इस वक्त भी कराची के कई इलाकों में लाइट नहीं है। इस सूरत हाल से पानी का बहरान भी सर उठाने लगा है। 38 से 40 डिग्री दर्जा हरारत के बावजूद सुबह से शाम तक कई घंटे बिजली मुअत्तल रहती है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से शहरियों को एक पैगाम मिलता है कि आपके इलाके की बिजली फर्नेस ऑयल की कमी या मेंटेनेंस की वजह से बंद रहेगी। बिल दे रहे हैं उस हिसाब से बिजली तो होती नहीं है, सब समझो नाजायज काम हो रहा है सारा। ये पसीने निकल रहे हैं, ना कोल्ड ड्रिंक ठंडी हो रही है हमारे पास, ना कुछ बिक रहा है। लॉकडाउन की वजह से वैसे ही हमें दुकानें बंद करनी पड़ रही हैं, ऊपर से बिजली चली जाती है, हमारा बिल्कुल ही त्या पांचा हो जाता है। पहले तो गर्मी इतनी है, ऊपर से लोड शेडिंग ले लेते, ना पंखा चलता है ना कुछ चलता है, ऊपर से कोरोना वायरस आ गया है, सारे मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है, तो अब घर पे बैठे हुए लाइट नहीं है तो और बेजारी होती है। 2.5 घंटे आने के बाद भी जो है ना आधे घंटे बाद फ़ौरन चली जाती है। वो लॉकडाउन की वजह से आवाम वैसी बहुत परेशान है। ज़िंदगी आधा बना दी है इन लोगों ने, बिल इतना आ रहा है और जो है वो 12-12 घंटा लाइट, कल 11 घंटा नहीं आया। वहाँ फ़ोन किया हमने, तो लगा हम तो लाइट दे रहे हैं, यहाँ से मसला है, यहाँ मसला कहाँ जाए, किसका वजह, वहाँ कहाँ जाए, किसके बाद किस बंदा फरियाद करे। रात को भी बंद कर देते हैं, दिन में भी बंद कर देते हैं, अभी भी आप चेक कर लें लाइट ही नहीं है। आपने देख लिया शहरियों की क्या हालत है। मखसूस घंटों के लिए कहीं 1 घंटे, कहीं 2 घंटे, कहीं दिन में 3 बार 1-1 घंटे के लिए लाइट जा रही है, तो हर जगहों पे डिफरेंट स्केड्यूल चल रहा है। और अभी हमें ट्वीट्स भी ऑलरेडी आना शुरू हो गई हैं। मुल्तान से पता लग रहा है जनाब कि मुल्तान में भी कई घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। सो सूरत हाल अच्छी नहीं है एज़ फार एज़ बिजली की फराहमी इज़ कंसर्न। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि उन्हें मतलूबा फर्नेस ऑयल और गैस फराहम नहीं की जा रही, मजबूरन उन्हें लोड शेडिंग करना पड़ रही है। शहर में बिजली की तलब 3400 मेगावाट है, मगर कंपनी ने बिजली की पैदावार 2200 मेगावाट तक महदूद कर दी है। आप देखें, इतना बड़ा डेफिसिट है तो कैसे बिजली पूरी होगी। दूसरी जानिब नापरा ने
कराची में लोड शेडिंग का रिवायती नोटिस ले लिया है मगर अमली तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की। सिंध हुकूमत तो एक तरफ कराची से तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदे भी चुप साधे हुए हैं। इसी पे हम बात करते हैं कि एक्चुअली मसला है क्या, क्यों ये एकदम से बिजली जाना शुरू हो गई है और इतनी ज़्यादा और इतने तवातुर के साथ और इतने और टाइम पे कि रात 2:30 बजे, 12 बजे, रात 3 बजे, सुबह 4 बजे लोगों ने सुबह दफ्तर जाना होता है। बाज़ डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी ड्यूटी पे जाना होता है। सबकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हुई हुई है। के इलेक्ट्रिक के डायरेक्टर कम्युनिकेशन इमरान राना हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं व्हाट इज़ गोइंग ऑन। बहुत शुक्रिया राना साहब। कराची में फर्नेस ऑयल की कमी, मेंटेनेंस के नाम पर बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। लोग कोरोना की वजह से घरों में हैं, बच्चे बिलबिला रहे हैं। आपको नहीं पता कि इस वक्त बिजली की क्या सूरत हाल है, बिजली की डिमांड बढ़ेगी। वैसे जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन, सॉर्ट ऑफ सेमी लॉकडाउन या कहीं कहीं चीज़ें बंद हैं, 7 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। बिजली तो बचनी चाहिए। कराची की मार्केटें उस तरह तो नहीं चल रही हैं जैसे पहले चलती थीं। तो क्यों हो रहा है ये सब कुछ? तैयारी नहीं थी आप लोगों की? को पता है कि कराची के अंदर और मुल्क में पूरे पाकिस्तान के अंदर मखसूस SOPs के तहत कारोबारी सरगर्मियों की इजाज़त दी गई थी। तो बहुत सारे कारोबार जो हैं उन्होंने अपने काम का आगाज़ किया। बहुत सारे लोग जो हैं इस सिचुएशन में वो अपने घरों से भी अपने काम कर रहे हैं। तो लामुहाला उस सारी सिचुएशन के अंदर जो लोड मैनेजमेंट का एक तरीक़ेकार है जो नेपरा के कवानीन के मुताबिक है वो पूरे कंट्री के अंदर रेज्यूम हुआ था। तो उसको कराची स्पेसिफिक करना ये थोड़ी ज़्यादती हो जाएगी। हम लोगों ने वो इलाके जहाँ पर बिजली की चोरी के बहुत सारे वाक़यात होते हैं वहाँ पर लोड मैनेजमेंट स्टार्ट की थी और इस हवाले से हम एक तरीक़ेकार के तहत ऑलरेडी जो तयशुदा तरीक़ेकार है उसके तहत काम कर रहे थे। और इस दौरान जैसे ही ये फर्नेस वाला वाक़या स्टार्ट हुआ हम लोगों ने इमीडिएटली इसको फ्लैग किया और इसको हल करने के लिए तमाम इदारे मिलकर हमें हेल्प करने के लिए सामने आए हैं। और इसमें ख़ास तौर पे हम लोग SSGC और PSO का शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने इस सारे पीरियड में जितनी सप्लाई हो सकती है अवेलेबल लोकली वो हमें इंश्योर कर रहे हैं। राना साहब, वो मार्केटें जो रात 11 बजे 12 बजे बंद होती थी अब वो 7 बजे बंद होती हैं और आप सोचें कि कमर्शियल एक्टिविटी अगर कराची जैसे शहर में 7 बजे बंद हो रही है तो बिजली बचनी चाहिए, बिजली वापर होनी चाहिए। बिजली की शॉर्टेज का कोई सेंस बनता नहीं है। अब ये बता दीजिए कि वो इलाके जो लोड शेडिंग फ्री थे अब वहाँ भी 5-5, 6-6 घंटे लोड शेडिंग हो रही है जहाँ पर बिजली चोरी नहीं हो रही है, उनकी बात कर रहे हैं हम। नज़र आ रहा है कि शहर में बिजली का बहरान है, बढ़ता जा रहा है। भारी बिल भी देने के बावजूद लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। आवाम ज़ाहिर है एहतजाज करेंगे। आप बताएंगे कब तक ये मसला, फर्नेस ऑयल, मेंटेनेंस, जो भी आपके मसले हैं ये ठीक हो जाएंगे? जो इस वक्त सूरत हाल है वो इतनी गंभीर नहीं है जितनी जो है वो महसूस की जा रही है। और जितना थोड़ा बहुत अब प्रॉब्लम रह गया है इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप इसमें इम्प्रूवमेंट देखेंगे। जैसे हमें फ्यूल की मतलूबा जो प्रोडक्शन के हवाले जितनी डिमांड है प्रोडक्शन की, जितनी सार्फिन की डिमांड है उसके मुताबिक जैसे ही हमें फ्यूल मिलना शुरू हो जाएगा तो इंशाल्लाह आप सूरत हाल को बेहतर महसूस करेंगे। चंद दिन की तकलीफ़ है और अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन के जो बेसिक मेथड्स हैं उनको अगर अडॉप्ट करें तो इंशाल्लाह सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो जाएगी। सर, सूरत हाल तो गंभीर है। बहरहाल आवाम से पूछें जिनको रहना पड़ता है, जिनके पास UPS या जनरेटर की भी सहूलत मौजूद नहीं है। आप टेम्परेचर देखें क्या हाल है। और अगर कोई घर में कोरोना का मरीज़ है जो कि ऑलमोस्ट हर गली में 2-3 घर तो हैं ऐसे, तो सोचें कि उनका बन क्या रहा होगा। आवाम की एक शिकायत राना साहब ये भी है कि आप लोग हर इलाके में लोड शेडिंग करके बिजली चोरी का बहाना बना देते हैं। और क्या वाकई इस दफ़ा भी बिजली चोरी के बायस लोड शेडिंग की जा रही है या और टेक्निकल रीजंस भी हैं? फर्नेस ऑयल वगैरह नहीं मिल रहा तो सर अरेंज कराएं, शिकायत करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आके बताएं नहीं मिल रहा, नहीं दे रही है वफाकी हुकूमत। लोड शेडिंग का ताल्लुक डायरेक्टली बिजली की चोरी से होता है। आपको पता है कराची के एक मखसूस हिस्से में एक बहुत बड़ी मिकदार में बिजली की चोरी की जाती है। तो जो रेगुलेटरी कवायद ज़वाबित हैं उनके तहत उन इलाकों में भी हमें लोड मैनेजमेंट करना पड़ती है और उसी जिस तनासिब से वहाँ पे बिजली की चोरी होती है उसी तनासिब से वहाँ पर हमें लोड को मैनेज करना पड़ता है। और ये बिल्कुल एग्जैक्टली हमें जो कवायद ज़वाबित हैं उसमें रह के करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से कोई फार्मूला बनाते हैं और किसी भी इलाके की बिजली जो है उसको ख़त्म कर देते हैं। हाँ,
एक चीज़ है जिसको मैं एक और आपको बताता चलूँ, एक और अहम नुकता कि बहुत सारी दफ़ा मौसम की शिद्दत की वजह से, मौसम की तब्दीली की वजह से लोकलाइज्ड किस्म के फॉल्ट्स होते हैं। उसके लिए हमारी टीमें 24 घंटे मुतहरक होती हैं और कस्टमर से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क या फिर हमारे जो 118 जो हमारा जो कॉल सेंटर है या 8119 जो हमारा SMS की सर्विस है, उसके ज़रिए से हमसे रब्ता कर सकते हैं, जिससे हम उनकी डायरेक्टली शिकायत को एड्रेस कर सकते हैं कि अगर कोई लोकल फॉल्ट आया तो उसको फ़ौरन दूर किया जाए और बिजली की तरसील को बहाल किया जाए। इमरान राना साहब, शुक्रिया आपका। वैसे अब तहम्मुल मिजाजी अच्छी बात होती है, लेकिन आपसे गुफ्तगू के दौरान ऐसा लगा नहीं कोई इमरजेंसी सूरत हाल है, और उसी इत्मीनान के साथ, जिस इत्मीनान के साथ हमें के इलेक्ट्रिक की तरफ से ट्वीट का जवाब या फिर मैसेज का रिप्लाई या फिर फेसबुक पे रिस्पॉन्स आता है ना कि हम वहाँ गर्मी में तड़प रहे होते हैं और के इलेक्ट्रिक कहते हैं कि सब्र कीजिए, द टीम्स आर ऑन देयर वे, या फिर योर एरिया डज नॉट हैव लाइफ ड्यू टू मेंटेनेंस और व्हाटएवर रीज़न। तो वही इत्मीनान मुझे आपकी आवाज़ में भी समझ आया, लेकिन थोड़ी सी इमरजेंसी दिखाइए ताकि ये मसला हल हो। कराची में एक्चुअली लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है, हम जानेंगे हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं कशमाला नजीब से। कशमाला, ओवरव्यू बताइएगा किन इलाकों में कितनी कितनी बिजली आ रही है, कहाँ कहाँ नहीं आ रही है? जी, पूरे कराची में ही के इलेक्ट्रिक की जानिब से बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है। जो इलाके ज़्यादा मुतासिर हैं उनमें साइट एरिया है, लियारी है, मलीर है और बहुत सारे इलाके हैं। गुलशन हदीद है, गुलशन इकबाल है, सदर का इलाका है। तकरीबन पूरे कराची में ही बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग की जा रही है। लोग शिकायत कर रहे हैं लोड शेडिंग की कि 11-11 घंटे 12 घंटे लाइट ही नहीं आती। लाइट का कोई टाइम नहीं है, रात में सुबह में जब दिल चाहता है लाइट चली जाती है और लोग परेशान हैं। इसकी वजह से पानी की शिकायत के लोग कर रहे हैं कि पानी का भी बहरान हो रहा है, घर में पानी हमें नहीं मिल रहा लाइट नहीं होने की वजह से। और ये हम देख रहे हैं कि वबा फैली हुई है, लोग घर में क्वारंटाइन हुए हुए हैं। जो लोग क्वारंटाइन हुए हुए हैं उनकी क्या हालत होगी इस गर्मी में, और लाइट भी चली जाती है उनके लिए तो और प्रॉब्लम हो जाती होगी। बहुत से लोग सांस के भी मरीज़ हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हम ये भी देख रहे हैं कि लोग जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पर निकल रहे हैं। कल भी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर शहरियों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। उनका यही कहना है कि लाइट नहीं आती, ओवर बिलिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, एक तरफ लाइट हमें नहीं मिलती, दूसरी तरफ हम ओवर बिलिंग के लिए हम उसकी शिकायत करने के लिए इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर खड़े रहते हैं। अब हम एहतजाज भी कर रहे हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान का यही कहना है, हम यही सुन रहे हैं कि उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ आता है कि उन्हें फर्नेस ऑयल और गैस की फराहमी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से के इलेक्ट्रिक का ये बहरान पैदा हो रहा है, ये लोड शेडिंग हो रही है। लेकिन हमें जो PSO और SSGC के जो तर्जुमान हैं उनकी जानिब से हमें उनकी जानिब से यही मौक़िफ़ किया है कि हमें के इलेक्ट्रिक को हम जो है मामूल के मुताबिक गैस और ऑयल फराहम कर रहे हैं। तो सूरत हाल पर तो लिटरली इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर ऑयल फराहम करने वाली कंपनियां, गैस फराहम करने वाली कंपनियां कह रही है कि मामूल के मुताबिक फराहमी जारी है, तो फिर के इलेक्ट्रिक क्यों ये बार बार कह रहा है कि हमारे पास फर्नेस ऑयल नहीं है या फिर मेंटेनेंस की वजह से बिजली नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया कशमाला, और आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट उठाया, वो ये है कि जो लोग क्वारंटीन में हैं, जो लोग अपने घर में आइसोलेट हुए हुए हैं, कोरोना के मरीज से आप पूछें कि क्या सूरत हाल होती है जब उसको सांस नहीं आ रहा होता। आपके इर्द गिर्द भी लोग मौजूद होंगे और वहाँ पर ऐसे में 2-3 घंटे के लिए बिजली चली जाए और गर्मी का ये आलम, तो वो तो जीते जी मर जाएगा बंदा। कुछ खुदा का खौफ किया जाए और रहम किया जाए उस वबा की सूरत हाल में, जब लोग ऑलरेडी इतनी परेशानी में मुब्तला हैं और इतने मरीज़ों की तादाद बढ़ चुकी है कि हर ख़ानदान में, हर जानने वाले में, हर ऑलमोस्ट गली के 2-3 घरों में कोरोना के पेशेंट्स मौजूद हैं। तो प्लीज़ हैव मर्सी ऑन पीपल एंड सॉर्ट दिस आउट, जो भी हो रहा है। अच्छा जी, हम कोरोना की बात कर ही रहे हैं, तो अब आप मुझे बताइए कि क्या लगता है आपको कि वाकई पाकिस्तान में कुछ केसेस कम होना शुरू हो गए हैं या फिर लोगों ने टेस्ट कराने छोड़ दिए हैं? एक जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि टेस्ट जितने होने चाहिए थे या जितने हो रहे थे अब उतने ही हो रहे हैं और इसी वजह से कुछ केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान में मुसलसल छठे रोज़ कोरोना से अमवात और केसेस में कमी हुई है। गुज़श्ता 24 घंटे में भी मुल्क में कोरोना केसेस की निस्बतन कम तादाद रिपोर्ट हुई है। 2775 नए केसेस सामने आए हैं। मजमूई तौर पर 1,95,745 हो गई है ये तादाद। पिछले 24 घंटे के दौरान मज़ीद 59 अफराद इंतकाल कर गए, लेकिन कल ये तादाद बहुत ज़्यादा थी, सेकंड हाईएस्ट थी अब तक जितनी भी डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं, 148 थी। खैर, अभी जाँ बहक होने वालों की तादाद मजमूई तौर पर 3,962 हो गई है, जबकि 21,041 टेस्ट हुए हैं। सिर्फ 21,000 टेस्ट हुए हैं। होना तो ये चाहिए था कि टेस्टों की तादाद बढ़ाई जाए, लेकिन कोरोना टेस्ट में इजाफे के बजाय कमी आ रही है। हालांकि
जब तक भरपूर टेस्टिंग नहीं होगी कोरोना की असल तस्वीर सामने नहीं आएगी। मुअव्विन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा भी मोतरफ हैं कि कोरोना टेस्टिंग सलाहियत से कम हो रही है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट कोरोना से मुताल्लिक हुकूमती इक़दामात से मुतमईन दिखाई नहीं देती है। खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि नहीं मालूम NDMA के अखराजात पर कोई निगरानी है या नहीं है। NDMA बाहर से अद्वियात मंगवा रहा है, मालूम नहीं ये अद्वियात किस मकसद के लिए मंगवाई जा रही हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत बताए कि मुस्तक़बिल में इसका विजन क्या है, हुकूमत अवाम के मसाइल कैसे हल करेगी, क्या अवामी मसाइल पर पार्लियामेंट में इत्तफ़ाक़ राय है। TV पर बयानबाजी से अवाम का पेट नहीं भरेगा। अवाम को रोटी, पेट्रोल, तालीम, सेहत और रोज़गार की ज़रूरियात पूरी करनी चाहिए। अवाम की ये चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि एक सूबे का वज़ीर आला आमिर है, इसकी वजाहत क्या होगी। खैर ये अहम रिमार्क्स सामने आए थे, इस पर तफसील से बात हो रही है। कल से वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन है क्या हम खुश हों कि हमारे केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं या लोगों ने टेस्ट कराने छोड़ दिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बताइए कि पाकिस्तान में इस वक्त टेस्ट करने की जितनी सलाहियत है उसका अपेरेंटली निस्फ भी नहीं हो रही है। हम 50,000 तक लेके जा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 21,000, 22,000, 24,000 यही रोज़ 3-4 दिन से रिपोर्ट हो रहा है। रोज़ाना कमी आती जा रही है। तो क्या 20-25 हज़ार टेस्ट रोज़ाना 20 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में कहा जा सकता है कि कोरोना के फैलाव में कमी आ गई है? इज़ दैट इवन अ गेज? इस वक्त क्योंकि ये इतना फैलाव इसका ज़्यादा हो गया है कि देखें, जिसको बुखार होता है, खांसी होती है, नज़ला ज़ुकाम होता है और उसके वालिद को भी हुआ होता है या घर पे और किसी को हुआ होता है, तो वो इसकी ज़हमत नहीं गवारा करता कि वो टेस्ट कराए। वो फ़ोन करता है किसी डॉक्टर को, डॉक्टर भी यही कहता है कि जी आप भी आइसोलेट हो जाओ उनके साथ। तो इस तरह हो रहा है इलाज। तो इसलिए मरीज़ अब आगे आ भी नहीं रहे इलाज कराने, क्योंकि होम आइसोलेशन अलाउ हुई है, तो घर पे ही वो अपना इलाज कराते हैं। अलबत्ता गवर्नमेंट को अपनी रिस्पॉन्स डिटरमिन करने के लिए या ये डिटरमिन करने के लिए कि इस वक्त कोरोना का फैलाव बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उनको एक्टिवली रैंडमाइज सैम्पलिंग करनी चाहिए और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी चाहिए, क्योंकि उससे उनको पता लगेगा कि आगे ये बीमारी बढ़ रही है या कम हो रही है। जितने टेस्ट अभी हो रहे हैं इस वक्त, इन टेस्टों की बुनियाद पे ये कहना कि हमारी आगे ट्रांसमिशन कम हो रही है या ज़्यादा, ये मुमकिन नहीं है। अब यही हम SSP कर रहे थे कि अब लोग टेस्ट कराने से इज्तनाब भी कर रहे हैं। टेस्ट महंगे भी हैं। अब सरकारी टेस्टों की रिपोर्टें इतनी हफ्तों में आ रही हैं और जो प्राइवेट टेस्ट हैं या तो वो भी 3-4 दिन का टाइम देते हैं, वो महंगे भी हैं, नहीं हर कोई अफोर्ड कर पा रहा है। तो अक्सर टेस्टिंग की बुनियाद पर तो कोई ठोस बात नहीं की जा सकती, अभी यही अक्स कर सकते हैं। तो इसलिए सब लोग अपने अपने अंदाजे लगा रहे हैं। आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना मरीज़ों की तादाद अंदाज़न क्या होगी और कब हम पीक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि एक प्रोजेक्शन थी ना कि जुलाई एंड अगस्त शुरू में बिल्कुल बकरा ईद के टाइम पे हम पीक पे होंगे कोरोना में। देखिए, ये सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ज़ाहिर है हम तो टेस्टिंग की बुनियाद पे ही बता सकेंगे कि कोरोना के इस वक्त मरीज़ कितने हैं, और वो भी रैंडमाइज्ड टेस्टिंग के। उसके बगैर तो ये अंदाज़े हैं, और लेकिन मेरा ये अंदाज़ा है कि जितने रिपोर्टेड केसेस हैं इनमें से इनसे कहीं ज़्यादा हैं, 2 गुना से 3-4 गुना तक भी हो सकते हैं। ये तो सिर्फ़ एक अंदाज़ा है, क्योंकि कोरोना, मेरा ख़्याल है कोई दफ्तर ऐसा नहीं है पाकिस्तान में, कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं है, कोई स्टूडियो ऐसा नहीं है मीडिया का कि जहाँ कोरोना के केसेस ना रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह अब मैं समझता हूँ कि कोई ख़ानदान भी ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा हो कि उसमें कोई भी केस ना हो। तो इसलिए जब आप ओवरऑल देखते हैं इसकी प्रेवलेंस, तो मेरा ख़्याल है कि ये काफ़ी अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा हो चुकी होगी। अब इसको ट्रूली साइंसी बुनियाद पे कहना मुमकिन तभी होगा जब हम रैंडमाइज्ड सैम्पलिंग करें। डॉक्टर साहब, अब ये सब देखने के बाद, 4 माह से कोरोना का करीब से जायज़ा लेने के बाद, आप सेलेक्टेड या स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी से मुत्तफ़िक हैं? आपको लगता है कि दिस कैन प्रूव टू बी फ्रूटफुल, या आपके ख़्याल में कोई और हल हमें निकालना होगा? देखें, जब अपने घर में जिस कदर आप अपने आप को मैसूर रख सकते हैं वो रखें। अननेसेसरली बाहर नहीं निकलें। सौदा सलफ़ लेने जाना है तो एक बंदा जाए, पूरा ख़ानदान ना चला जाए, या टेलीफोन पे मंगवा लें अपने गोश्त वाले से या सब्ज़ी वाले से, उसको महीने के बाद पैसे दे दें, हफ्ते के बाद पैसे दे दें। तो ये हमें अपना ज़िंदगी का रहने सहने का तरीका बदलना पड़ेगा। इसी तरह मरग पे या शादियों पे चंद एक लोग ये इसमें शामिल हो जाएं,
ज़्यादा लोग घर बैठ के दुआ कर लें निकाह की और बाकी चीज़ों की। टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत करना चाहिए। इसी तरह बार बार हमें हाथों की हाइजीन का ख्याल रखना है। कोशिश ये करनी है जब भी हम किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं, किसी सरफेस को, दरवाजे के हैंडल खोलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं तो फौरी तौर पे हाथ धो लें। अगर हाथ धोने का इंतज़ाम नहीं है, ज़ाहिर है गाड़ी में बैठने में नहीं है, तो एटलीस्ट 2-3 कतरे सैनिटाइज़र के लगा लें। और उससे भी बढ़ के मैं समझता हूँ कि समाजी फासला रखें, फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग रखें। कुछ अहम टिप्स आपने दिए हैं, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद थे। और लोग यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, जब भी आप अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोल के अंदर बैठ रहे होते हैं तो प्लीज़ अंदर बैठ के आप सैनिटाइज़र ज़रूर इस्तेमाल कर लिया करें, क्योंकि बाहर गाड़ी के दरवाजे पे कौन कौन हाथ लगा के जा रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है आपको नहीं मालूम है। और नौजवानों की हमने कल भी बात की थी। लाहौर से जैसे खबर आई थी कि PUBG में एक चैलेंज कंप्लीट ना करने पर एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। इट वॉज़ वेरी अलार्मिंग। और हमने यही कहा था कि वालिदैन को, दोस्तों को ज़रा नज़र रखनी चाहिए कि उनके बच्चे किन एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं, क्योंकि आजकल तो टाइम ही टाइम है। इसलिए आबदी साहब ज़रा पूछते हैं कि क्या कर सकते हैं नौजवान स्टूडेंट्स जो हैं। बहुत शुक्रिया आबदी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। बाय द वे हैप्पी बर्थडे, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। हमें पता लगा आज आपकी सालगिरह है, लेकिन साथ ये बता दें कि हमारे बच्चे कई माह से घरों पे हैं, उनके पास वक्त गुजारने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि वो वीडियो गेम्स वगैरह खेल लें। इसके बड़े मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं बच्चों के जहनों पे। आप क्या समझते हैं, कैसे इन हालात से निपटा जाए? हुकूमत क्या किरदार अदा कर सकती है, वालिदैन क्या कर सकते हैं, असातिज़ा क्या कर सकते हैं? जी यकीनन ये एक बहुत अहम मसले की तरफ आपने इशारा किया है और मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि इस वक्त बच्चे जो हैं वो घरों में महसूर हैं, न स्कूल जा सकते हैं। और उन लोगों के लिए जो ईजीएस्ट वे आउट है नेचुरली वो ये मॉडर्न गैजेट्स हैं। लेकिन देखें इसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि माँ बाप भी घर पर अवेलेबल हैं, तो उनको सुपरवाइज़ करना बड़ा ज़रूरी है और उनके स्क्रीन टाइमिंग्स को भी देखना है और हमने कंटेंट को भी देखना है कि वो कौन सा कंटेंट उसके ऊपर देख रहे हैं। अब जो वाकई ये नफ्सियाती असर उनके ऊपर साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर वो बहुत ही वायलेंट किस्म के या बहुत ही हाईली कम्पिटिटिव किस्म के गेम्स, और जिस गेम्स की तरफ आपने जो एक वाक़े की तरफ इशारा किया है वो जो PUBG गेम है उसके रेफरेंस से है और यकीनन उसके अंदर जो है वो विनिंग सिचुएशन में आना होता है, वरना बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और यकीनन फिर जो हादसात हुए हैं उनको कंट्रोल भी करना है। देखिए कई तरीके हैं इसके ओवरकम करने की, जहाँ तक बात आती है। देखिए इस वक्त जो बेस्ट तरीका जो है 4-5 साल से लेके और 8-9-10 साल तक के बच्चों का है, उसमें आप जो बेस्ट तरीका है वो थोड़ा सा आउटडोर गेम्स की तरफ आ जाए। आप उनको स्क्रीन टाइम को उनके मॉनिटर करें, कोशिश करें कि वो इन गैजेट से हट के और तरफ देखें। मैंने ख़ुद तजुर्बा किया है अपने बच्चों के लिए। और पेट्स हैं या इंडोर या आउटडोर छोटे छोटे गेम्स हैं जो इंटरेस्टिंग गेम्स हैं उसकी तरफ उन्हें लाने की कोशिश करें। और नेचुरली उसके साथ साथ उनका स्कूल का भी जो काम है वो सारा ऑनलाइन होता जा रहा है, तो उसकी तरफ उनको लेकर आएँ ताकि वो उसके ऊपर स्टोरी बुक्स और इस तरह की चीज़ें भी देखें। तो मैं समझता हूँ कि इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। शुक्रिया आबदी साहब, आपने कुछ मुफीद मशवरे दिए हैं। पेट्स रखे जा सकते हैं, उनकी देखभाल की जा सकती है, इंडोर गेम्स किए जा सकते हैं जैसे टेबल टेनिस हो गया, कैरम बोर्ड की अभी हम बात कर रहे थे और मुझे बड़ा पता लगा कि अच्छा जो कैरम बोर्ड है जिसकी अच्छी प्लाई से बना हो वो बड़ा महंगा मिलता है, लेकिन कोई बात नहीं, एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है। पहले ज़माने में बहुत ट्रेंड होता था कैरम वगैरह खेलने का, और भी बहुत से गेम्स हैं। आप सीक्वेंस वगैरह खेल सकते हैं। अकरबा परवरी या नेपोटिज़म जिसमें अपनों को आगे किया जाता है और जिनके रेफरेंसेस हों, जिनके लिंक्स हों, उनको ज़्यादा मौक़े दिए जाते हैं। इस पर बॉलीवुड में पर्टिकुलरली बहुत बात हो रही है सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के बाद, लेकिन अब यहाँ भी बात होना शुरू हो गई है। हमारे यहाँ भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि एक मखसूस ग्रुप है, मखसूस लोग हैं जो एक दूसरे के साथ ही बस काम कर रहे होते हैं और उसमें अगर किसी में टैलेंट ना भी हो तो तुक्के उनके भी लग जाते हैं। इस पर हम ज़रा तफसील से बात करेंगे, लेकिन अभी कुछ सियासी सूरत हाल का हमारे डॉक्टर कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। आप आ जाइए, अपने टेलीफोन वगैरह निकाल लीजिए, आप अपनी बराह रास्त कॉल हम तक पहुँचा सकते हैं। अभी आपको बताना यह है कि हुकूमत को इत्तेहादी टफ टाइम दे रहे हैं, अपने लोग भी खुश नहीं हैं। बस इत्मीनान की बात यह है कि अपोजिशन तंग नहीं कर रही है, क्योंकि एज सच कोई फ़ाल अपोजिशन है नहीं। मुल्की सियासत अजीब व गरीब मोड़ पर है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म कौमी असम्बली के बजट इजलास में आए तो अपोजिशन पर ताबड़तोड़ सियासी हमले किए। स्पीकर साहब, मेरा कोई किसी से लड़ाई नहीं है। मैं पहले दिन से जब यहाँ आया हूँ तकरीर नहीं करने दी मुझे।
जब मैं बात करता हूँ शोर मचता है, गलत बातें करती है, मेरी किसी से कोई लड़ाई है? जब एक मुल्क की जब एलीट करप्शन पे लगी हुई है, वो आप कैसे समझते हैं वो मुल्क तरक्की करेगा? हम जब आप किसी के ऊपर केस होता है वो कहते हैं जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। कल वैसे बड़ा अफाम और तफहीम वाला मंजर जो है वो नज़र आया। अपोजिशन ने भी शोर नहीं मचाया, वज़ीर आज़म भी ऐसा लग रहा था कि अपोजिशन को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। अगरचे हुकूमत को कई चैलेंजेस का सामना है, लेकिन अपोजिशन भी बयानात की हद तक ही महदूद है। दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एक रुकन भी नहीं बोला और खिलाफ रिवायत बिल्कुल खामोशी से तकरीर सुनी गई। लेकिन इमरान खान की तकरीर के बाद अपोजिशन ने भी जवाबी वार किए। जैसे डेकोरम होता है वैसा ही होना चाहिए, वैसा हुआ। कल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को आड़े हाथों लिया। मैं चैलेंज करता हूं वजीर आजम साहब को कि या इधर आके डिबेट करें, फेस टू फेस डिबेट करें, जहां आप ऑपोजिशन का सवाल का जवाब दो, या टीवी पे आपका बड़ा शौक है टीवी पे जाने को। हम चैलेंज करते हैं वजीर आजम साहब को कि हमें टीवी पे डिबेट करें। ये इसलिए है कि हमारा वजीर आजम इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है। अगर इलेक्टेड होता, जमहूरी तरीके से इलेक्टेड होता, तो एक एक इंसान का जिंदगी का फिक्र करता। अभी उसको कोई फिक्र ही नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के अवाम मरे तो सो मरे। बिलावल भुट्टो ने गालिबन कोई लगी लिपटी नहीं रखी और हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा आसिफ भी वज़ीर आज़म पर बरस पड़े। जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है, हमारे साथ ये किसी टीवी के ऊपर, किसी चैनल के ऊपर जो है ये मुनाजरा कर लें। ये खुद कोरोना है इस मुल्क को जो चिमट गया हुआ है, ये खुद कोविड है। पता नहीं 19 है या 20 है या 25 है, कितने पॉइंट्स हैं इस कोरोना के। तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तिलाफात की खबरें गर्म हैं, इत्तेहादी नाराज हो रहे हैं, मगर अपोजिशन पार्लियामेंट में लफ्जी गरज चमक के सिवा कोई बड़ा चैलेंज नहीं दे रही है। खान साहब के लिए फ़िलहाल ये सबसे ज़्यादा सुकून की बात है कि आज सच कोई फ़ाल अपोजिशन, या जिस तरह वो बहैसियत अपोजिशन सड़कों पर थे और एहतजाज कर रहे थे और लॉकडाउन और कंटेनर और सभी कुछ देखा है उनके दौर में, जो लोग बरसर इख्तिदार थे उन्होंने, जब खान साहब अपोजिशन में थे। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और रुकने कौमी असम्बली राना सनाउल्लाह ने हमें ज्वाइन किया। उनसे ज़रा बात करते हैं। राना साहब, अपोजिशन को हुकूमत पर बड़े एतराज़ात रहे हैं, असम्बली के इजलासों में हुकूमत पर सख्त तनकीद की जाती रही है, लेकिन वज़ीर आज़म खुद ऐवान में आए और हर चीज़ का जवाब दिया, बताया कि जिस हालत में मुल्क मिला था उसके बावजूद बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अब आप लोग मुतमईन हैं क्या? बेहतर ये होता कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जब आए थे, उनकी तकरीर को पूरी अपोजिशन ने बिल्कुल खामोशी से और रिस्पेक्ट से सुना। उन्हें भी ये चाहिए था कि वो वहाँ पे मौजूद रहते और अपोजिशन का नुक्ता नज़र जो है वो भी सुनते और अपोजिशन के दलाइल को फिर कन्फ्रंट करते अपनी जो है वो अपने मौक़िफ़ से, और उसके बाद फिर उन्हें रहनुमाई मिलती। यही दरअसल जो है वो पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में जो है वो तरीक़ाकार है कि दोनों नुक्ता नज़र सामने आने के बाद जो है वो सही सूरत हाल जो है वो सामने आती है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आगे अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश किया, अपनी उन्होंने बात की, लेकिन जब अपोजिशन की बात करने का मौका आया तो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म साहब जो है वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो इसलिए उनका ये जो इक़दाम है 50-50 है। उन्होंने अच्छा किया अब पार्लियामेंट में आके, उन्होंने अपना नुक्ता नज़र बयान किया, उसका उन्हें बिल्कुल हक़ हासिल था, लेकिन ये भी उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपोजिशन का नुक्ता नज़र भी सुने। देखें, तकारीर में पार्लियामेंट में छोटी मोटी जो है वो अपोजिशन या कोई नारा या कोई बात हो जाती है, तो वो सियासतदानों को इतने हसास मिजाज नहीं होना चाहिए कि अगर उनकी तकरीर के दौरान कभी इंटरप्शन हो जाए तो वो उससे नाराज़ होकर जो है वो पार्लियामेंट में आना बंद कर दें। चलें राना साहब, अब इतनी बर्फ़ पिघली है तो होपफुली आगे और बेहतरी आ जाएगी। राना साहब, अपोजिशन को अगर ये शिकायत है बाय द वे कि हुकूमत से मुल्क नहीं चल रहा, क्योंकि यही आप लोगों का मेन आर्ग्यूमेंट है ना कि कॉम्पिटेंस नहीं नज़र आ रही, तबाही हो रही है, तो इसके आगे दो ही हल हैं। या तो आप कोशिश करके हुकूमत को चलता करें, सड़कों पर आएँ, या उनकी मदद करें, उनको एडवाइस करें, उनके साथ मिलकर मजबूत करें सिस्टम को। अपोजिशन क्या कर रही है इसमें से कुछ सोचा है कि कौन सी ऑप्शन पर गौर किया जाएगा? ये ऑन रिकॉर्ड है। लीडर ऑफ द अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ ने जब वो वापस आए हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो उन्होंने आते ही हुकूमत को ये ओपन ऑफ़र की कि हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, हम आपके साथ बैठ के डिस्कस करके एक जो है वो कौमी
जो है वो इज्तिमाई जो है वो तौर पे जो है वो इसकी पॉलिसी बनाने को तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो ऑन रिकॉर्ड हैं, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो ऑन रिकॉर्ड हैं, लेकिन हुकूमत ने कहा कि जी ये कोई डॉक्टर हैं, इनकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, इनको हम जो है वो क्यों बुलाएं, इनके साथ हम जो है वो क्यों बैठें। सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट, सिंध की गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो चढ़ाई होती रही, बल्कि अब भी हो रही है। तो ये मदद जो है इस सूरत हाल में अपोजिशन करना चाहती है, लेकिन वो जो है वो गवर्नमेंट लेने को तैयार नहीं है। बाकी जहाँ तक दूसरी बात है कि इनको चलता किया जाए, तो ये कोरोना के माहौल में जो है वो या इस मुसीबत में, इस मुश्किल में अपोजिशन शायद ये कदम जो है वो उठाने पे तैयार ना हो, लेकिन पोस्ट कोरोना जो है ये मैं आपको बात कह रहा हूँ कि अपोजिशन का इत्तेहाद भी होने जा रहा है, और ये नाअहल और नालायक गवर्नमेंट जो कि परफॉर्म नहीं कर सकी, जिसकी वजह से आम आदमी की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हुआ है। कोई आदमी जो है वो इस वक्त जो है वो 2 वक्त की रोटी जो है ना वो खाने के जो है वो काबिल नहीं रहा। इतनी महंगाई हो गई है और लोगों के कारोबार जो है वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गए। ये वैसे कोरोना से पहले भी यही सूरत हाल थी। तो इस सूरत हाल में जो है वो अपोजिशन जो है वो बिल्कुल एक भरपूर एहतजाज अवामी हमायत से जो है वो पोस्ट कोरोना सूरत हाल में जो है वो करने जा रही है, और उसका नतीजा जो है वो मिड टर्म इलेक्शन की सूरत में सामने आएगा, और फिर आवाम जिसको मुंतखब करें वो इस मुल्क को, कौम को जो है सूरत हाल से जो है वो निकाले और रहनुमाई दे। अच्छा राना साहब, अब जैसे कह रहे हैं कि पोस्ट कोरोना कुछ ऐसी सूरत हाल बनेगी, अब दीगर मामलात का तो शायद वक्त नहीं है, लेकिन सेनेट इंतखाबात में चंद माह रह गए हैं, तो क्या उसके लिए मुस्लिम लीग नून दीगर जमातों से रब्ता कर रही है? कुछ ऐसा इरादा है या नहीं? नहीं, बिल्कुल सेनेट के इलेक्शन में हम दूसरी जमातों से रब्ता करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम अपोजिशन की जमातें जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ भरपूर जो है वो ताबन करेंगी। लेकिन अभी इस बारे में कोई बाज़ाब्ता बात जो है वो शुरू नहीं हुई, लेकिन हाँ, जो सेनेट का इलेक्शन है जिसके ऊपर बड़े एतराज़ात हैं कि वो वोट बिकते भी हैं, बोलियां लगती हैं, सियासत बदनाम होती है, जमहूरियत बदनाम होती है, और वोट चुराए जाते हैं, तो उस सूरत हाल से अवॉइड करने के लिए जो है वो एक इलेक्शन रूल्स में लेजिस्लेशन गालबन इस वक्त अंडर डिस्कशन है, और उसमें अगर जो है वो लेजिस्लेट हो जाए तो उसके बाद जो है वो शो ऑफ हैंड के ज़रिए से या एक ऐसा तरीक़ाकार कि उसमें इन चीज़ों का जो है वो एहतमाल ना रहे, तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है तो वो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी होगी सेनेट इलेक्शन के लिए भी, जमहूरियत के लिए भी, और PMLN जो है वो ऐसी कोशिश को सपोर्ट करेगी। चलो, शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब, आपने वक्त दिया। अभी हम आगे बढ़ेंगे, आपके सवालात ऑलरेडी हम तक आना शुरू हो गए हैं, तो हम शुरू कर देते हैं विदाउट एनी डिले कोरोना से मुताल्लिक हमारा सेगमेंट, जिसमें माहिर डॉक्टर हमारे साथ मौजूद होंगे। मुल्क में कोरोना के केसेस और अमवात बढ़ रही हैं, साथ ही साथ लोगों में शऊर भी बढ़ रहा है, मगर जो एहतियात होनी चाहिए वो अब भी नहीं हो रही है। कल मैं आम ले रहा था एक दुकान से और भाई ने मास्क नहीं पहना हुआ था, मैंने उन्हें कहा कि आप मास्क पहन लें, और अभी भी वो मुसिर थे कि कोरोना जो है वो एक साजिश है, कोई कोरोना शरोना नहीं है। अभी भी ऐसे हैं बड़ी तादाद में लोग, लेकिन ये है कि जो लोग इससे पहले कोरोना शरोना कहते थे वो अब मान गए हैं कि ये वाकई एक हकीकत है और इससे लोगों की जान जा रही है। इस वक्त कोरोना केसेस की तादाद बस 2 लाख को छूने ही वाली है। कोरोना जंग के खिलाफ पाकिस्तान अब ख़तरनाक तरीन मरहले में दाखिल हो रहा है। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 2077 केसेस सामने आए हैं, जिसमें मुल्क में केसेस की तादाद 1,95,745 हो गई है। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 59 अफराद का इंतकाल हुआ। इस तरह कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 3096 हो गई है। कोरोना से मुताल्लिक हुकूमत की बदलती पॉलिसियों पर अपोजिशन की तरफ से भरपूर तनकीद भी की गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में चैलेंज किया कि उनके बयानात और पॉलिसी में अगर कोई तज़ाद है तो दिखाया जाए। बार बार ये कहा जा रहा है कि कन्फ्यूजन थी। स्पीकर साहब, अगर किसी मुल्क की गवर्नमेंट में कन्फ्यूजन नहीं थी वो हमारी गवर्नमेंट थी। पहले दिन से मैं आज अपने ऑपोजिशन मेंबर्स को कहता हूं, 13 मार्च को हमने लॉकडाउन किया। 13 मार्च से लेके आज तक मेरी एक स्टेटमेंट बता दें जिसमें तजाद हो।
अब हम सेगमेंट करेंगे शुरू और हमें आज ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर बुशरा जमील जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं इन्फेक्शस डिजीज़ की। आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल से इनका ताल्लुक़ है और ज़ाहिर है आजकल बहुत मसरूफ़ हैं, पर्टिकुलरली जो इन्फेक्शस डिजीज़ का डिपार्टमेंट है। इसलिए डॉक्टर साहबा आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत से लोग चूँकि अब घर पर ही सेल्फ आइसोलेट हो रहे हैं, बहुत से लोग टेस्ट अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं, ख़ुद से उन्हें सिम्टम्स होते हैं तो घर पर बैठ जाते हैं, अपना इलाज शुरू करते हैं। इसलिए ये सेगमेंट हमारा लोगों की आगाही के लिए बड़ा अहम है। डॉक्टर साहब सबसे पहले हम ये सवाल शुरू करना चाहेंगे आपसे कि अगर किसी एल्डरली को या किसी भी शख्स को घर में कोरोना वायरस हो गया है और वो घर पे अपना इलाज करने के लिए आइसोलेट हो गया है, तो इलाज के साथ साथ टेस्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? या रेडियोलॉजी के अगर बात करें तो उसका एक्सरे या बेसिक ब्लड टेस्ट क्या होने चाहिए जो उनको कराने चाहिए पहली फुर्सत में मौका मिलते ही? देखिए, शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में इंक्लूड करने का। सबसे पहली बात जो बहुत अहम है वो ये कि सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ इन्वेस्टिगेशन किसी हद तक ख़तरनाक भी हो सकते हैं। जो सबसे अहम प्रिंसिपल है कोरोना की मैनेजमेंट का, उसमें डायग्नोस्टिक कंफर्मेशन यानी कि मर्ज़ की तशख़ीस होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना के अलावा और भी मसाइल हो सकते हैं और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल या इलाज का तरीका बहुत मुख्तलिफ होता है डिफरेंट बीमारियों का। सो डॉक्टर से रुजू करके ये प्लान करना कि क्या टेस्ट कराए जाएंगे और क्या ट्रीटमेंट लिया जाएगा, ये बहुत अहम है। और आजकल काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स ने ये फैसिलिटी भी फराहम कर दी है कि टेली कंसल्टेशन होती है, यानी कि मरीज़ को खुद क्लिनिक नहीं आना पड़ता, वो टेलीफोन के ज़रिए डॉक्टर से बात कर सकते हैं। तो ये सारी प्लानिंग जो है किसी प्रॉपरली ट्रेन्ड डॉक्टर से रुजू करने के बाद होनी चाहिए। प्रॉपर्ली ट्रेन डॉक्टर से रुजू करने के बाद होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप सेल्फ मेडिकेशन की बात कर रही हैं, तो बहुत से लोग जो कोविड पॉजिटिव आए उन्होंने दवाइयाँ जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन वगैरह खुद से शुरू कर दी। इनिशियली अगर किसी को ये रिज़ल्ट मौसूल हो रहा है कि वो कोविड पॉजिटिव है, तो क्या वो पैनाडोल के अलावा कोई दवा ले सकता है या नहीं ले सकता? तमाम दवाइयों के एडवर्स इफ़ेक्ट्स या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जब भी डॉक्टर्स दवाई तजवीज़ करते हैं वो डिफरेंट फैक्टर्स को देख के तजवीज़ करते हैं। पैनाडोल सेफेस्ट दवा समझी जाती है बुखार के लिए और जिस्म में दर्द के लिए। पैनाडोल लोग बगैर प्रिस्क्रिप्शन के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात दिल की धड़कन के ऊपर असरअंदाज होती है और उसके ख़ासतौर पे एल्डरली लोगों में, बूढ़े अफराद में इसके बहुत ख़तरनाक नताइज भी हो सकते हैं। इसलिए एंटीबायोटिक से सेल्फ मेडिकेशन वैसे ही ख़तरनाक है क्योंकि उसके मुख्तलिफ किस्म के एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। एजिथ्रोमाइसिन का दिल के ऊपर बुरे असरात हो सकते हैं, इसलिए खुद से इस दवा को शुरू करना खतरनाक साबित हो सकता है। अच्छा, हमारी है ना 2-4 दिन से डॉक्टर साहब बात की जा रही है कि नंबर ऑफ़ केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं। एक तो उसकी बड़ी वजह ये भी बात है कि टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है उसके 50% भी टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ केसेस इसलिए भी कम रिपोर्ट हो रहे हैं। लोगों को खुद पता लग रहा है, लोग बगैर टेस्ट कराए, क्योंकि प्राइवेट टेस्ट ज़ाहिर है बहुत महंगे भी हैं, घरों पे बैठ रहे हैं। तो आप ज़ाहिर इन्फेक्शस डिजीज़ डिपार्टमेंट की हेड हैं, आपके आगा खान अस्पताल की अगर बात कर लें तो क्या कम मरीज़ आ रहे हैं या जो सिलसिला कुछ हफ्तों से जारी था उसी तवातुर के साथ और उसी नंबर से पेशेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं आपके पास? देखिए, तमाम हॉस्पिटल्स का इंक्लूडिंग आगा खान जो प्रॉब्लम है वो ये है कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ बेड्स एलोकेट कर दिए गए हैं कोविड के मरीजों के लिए। जब वो बिस्तर सारे ऑक्यूपाइड होते हैं तो मजीद पेशेंट्स को दाखिल नहीं किया जाता। हमारा तो नंबर स्टेबल रहता है, स्टैटिक रहता है कि इतने नंबर ऑफ पेशेंट्स कोविड के हर वक्त मौजूद रहते हैं। नंबर ऑफ केसेस डेफिनेटली बढ़े हैं टाइम के साथ और ये कोई अनएक्सपेक्टेड बात नहीं थी, ये एक्सपेक्टेड था डे 1 से, जब से पेंडेमिक डिक्लेयर हुआ था कि नंबर ऑफ केसेस राइज करेंगे और कैपेसिटी के हिसाब से होता है। ये भी एक्सपेक्टेड था कि एक्चुअल नंबर से कम रिपोर्ट होंगे क्योंकि टेस्ट करने की कैपेसिटी उस हिसाब से स्केल अप नहीं हो सकती। तीसरी चीज़ जो बहुत अहम है, जो बहुत से मुल्क ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, वो ये है कि अगर अलामात बहुत मामूली हों और आपको शक हो कि आपका एक्सपोजर हुआ है और शक हो कि कोविड हो गया है, तो घर बैठ जाइए, टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है अनलेस की तबीयत ख़राब होना शुरू हो। तो इस स्ट्रैटेजी में बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। ज़्यादातर लोगों में बहुत मामूली इन्फेक्शन होता है और अगर ऐसे लोग सिर्फ सेल्फ आइसोलेशन कर लें और घर बैठ जाएं और टेस्ट ना कराएं तो ये एक्सेप्टेबल स्ट्रैटेजी है। ये एक्सेप्टेबल स्ट्रैटेजी, अच्छा है कि आपसे हमें पता लग गया। हम बात पूछ रहे हैं कराची से डॉक्टर साहबा, वो कह रहे हैं खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाए कोविड-19 से
तो लोग जनाजे में भी जाने से डरते हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने तो कुछ SOPs जारी किए हैं क्योंकि अब रिसर्च आई है कि शायद डेड बॉडी से नहीं उस तरह से फैल रहा है। आप की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या कहती है, हाउ टू हैंडल द डेड बॉडी? ज़ाहिर है गुस्ल वगैरह लोगों ने देना होता है और जनाजा वगैरह पढ़ना होता है, तो क्या किया जाए इस सिलसिले में? इस सिलसिले में पॉलिसीज़ काफ़ी पहले बन गई थी कि गुस्ल किस तरीके से दिया जाए। इसमें एदी और दूसरे और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी हेल्प करती हैं। गुस्ल देने के तरीके आर डिफाइंड। जनाजे में जाना में जो रिस्क है वो बॉडी से दूसरे लोगों को ट्रांसमिशन का नहीं है, वो हुजूम में एक से दूसरे इंसान को ट्रांसमिशन का रिस्क है। जो रिकमेंडेशंस ये हैं कि बहुत बड़ा मजमा नहीं करें, कॉन्ग्रीगेशंस को अवॉइड करें, वो उस प्रिंसिपल की वजह से बेहतर है कि जनाजा में अगर जाएं भी तो फासला रखें और फासले से खड़े होकर नमाज जनाजा अदा करें। जो लोग हयात हैं वो एक से दूसरे को ट्रांसमिट कर सकते हैं, डेड बॉडी से जो लोग हैं उनको ट्रांसमिशन नहीं होता। अच्छा, कल भी हमने एक सवाल किया था और आया था हम तक सवाल, अब जो लोग एल्डरली हैं, हुआ 60+ और 70+ डॉक्टर साहिबा कोविड पॉजिटिव आ गए, अब बाकी सब लोग जो नौजवान हैं वो घर पे उनके साथ ही आइसोलेटेड हैं अपने बच्चों के साथ या दीगर फैमिली मेम्बर्स के साथ, हमें किस स्टेज पे पता लगे कि हाँ अब इन्हें अस्पताल लेके जाना चाहिए? क्योंकि बाज़ इंस्टेंसेस में पता लग रहा है कि 1 दिन या 2 घंटे या 3 घंटे में एक स्टेबल इंसान इतनी उसकी हालत बिगड़ जाती है कि आप सोचते ही रहते हैं अस्पताल लेके जाने का और कुछ सानेहा हो जाता है। देखिए, ये वाले जो इंसिडेंट्स हैं ये हो रहे हैं, लेकिन बहुत कम परसेंटेज ऑफ केसेस में हो रहे हैं। उमूमन आपके पास इतना वक्त होता है कि आप अलामात को आइडेंटिफाई कर लें, और एल्डरली में अगर अलामात है तो डॉक्टर से रुजू करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे फिर वही मैं कहूँगी कि टेली कंसल्टेशन बहुत अहम है कि आप डॉक्टर से रब्ता कर लें, ताकि डॉक्टर आपको गाइड करता रहे कि क्या क्या चीज़ें मॉनिटर करनी है, सांस में क्या क्या चीज़ें देखनी है, ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत मरतबा घर पे मॉनिटर करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ डॉक्टर आपको गाइड करेगा और आपको बताएगा भी कि किस टाइम पे अस्पताल जाना ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल आया हमारे पास, कहाँ से आया सवाल जी? चकवाल से हमारे पास सवाल आया है और वो पूछ रहे हैं कि कोरोना में एपेटाइट लॉस हो जाता है। मलिक सरवर साहब पूछ रहे हैं एपेटाइट लॉस है और बहुत से और पेशेंट्स भी कंप्लेन करते हैं कि भूख नहीं लगती है, तो क्या उसके लिए कोई मेडिकेशन लें हम, उल्टी मतली की दवा कोई ले लें, या फिर किस तरह अपनी बेसिक जिस्म की ज़रूरत को पूरा रखें? क्योंकि दवाएँ भी खानी होती हैं, तो क्या खाली पेट दवाएँ खाएँ? ज़रा कन्फ्यूज़ हैं मलिक असलम साहब। जी, दवाएं ज़्यादातर खाली पेट ही रेकमेंड की जाती हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि खाली पेट दवा ली जाए। इनफैक्ट लेनी चाहिए, वरना उनके एब्जॉर्प्शन या जज्ब होने पे फ़र्क पड़ जाता है। सिर्फ कोरोना ही ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें भूख कम हो जाती है। ज़्यादातर इन्फेक्शंस के शुरू के फेज़ में भूख ख़त्म हो जाती है, तो ये कोई अनोखा या कोई स्पेसिफिक इस बीमारी का फीचर नहीं है, और इसके लिए कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं होती। जो बीमारी ठीक होती है वैसे ये चीज़ खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है और इसके लिए कोई दवा नहीं लेनी पड़ती। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और हमारे पास लाहौर से सवाल आया, वो कह रहे हैं जी कोरोना टेस्ट तो नेगेटिव आ गया है 14 दिन बाद, लेकिन खांसी नहीं जा रही है, तो क्या टेस्ट गलत आया है या फिर खांसी जाने का इंतज़ार करें? नहीं, ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन जब होते हैं, जब लंग्स को मुतासर करते हैं, फेफड़ों को मुतासर करते हैं, तो इन्फेक्शन ख़त्म होने के काफ़ी दिनों या बाज़ दफ़ा हफ्तों तक खांसी रह जाती है। सो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। कफ सप्रेसेंट लिए जा सकते हैं या एंटी एलर्जिक ली जा सकती है, और उससे वक्ती तौर पे आराम मिलता है, लेकिन टाइम के साथ साथ ये वाली अलामत खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। तो ये जैसे भूख ना लगना है वो भी ख़त्म हो जाता है, उसी तरह खांसी भी टाइम के साथ ख़त्म हो जाती है। मंडी बहाउद्दीन से डॉक्टर साहबा मोहम्मद अहमद सवाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उनके टिश्यू डैमेज हो गए थे कोरोना वायरस की वजह से लंग्स के, और अब वो रिकवर कर गए हैं और कुछ नमूनिया वगैरह उन्हें हुआ था, तो क्या लंग्स उनके परमानेंट डैमेज हो गए हैं या फिर लंग्स में इतनी सलाहियत होती है कि वो रिकवर कर जाएँ? ये डिपेंड करता है कि मर्ज कितना सिवियर हुआ हो। बाज़ दफ़ा थोड़ा बहुत रेजिडुअल डैमेज जिसको कहते हैं वो रह जाता है, और अगर कम हिस्सा लंग्स का डैमेज हुआ हो तो रिकवरी कंप्लीट भी हो जाती है। सो हर मरीज़ का डिफरेंट पैटर्न होता है और वो मर्ज की सिवियरिटी या शिद्दत पे डिपेंड करता है। अच्छा, रोमान ये कह रहे हैं कि जी घर में जो हैं कुछ लोग पॉजिटिव आए हैं लेकिन उनको कोई सिम्टम नहीं है, तो क्या वो भी टेस्ट कराएं? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब कंफ्यूज होते हैं, किसी को घर में हो गया है लेकिन उनको कोई सिम्टम नहीं हो रहा, तो उनको भी चेक करना चाहिए अपने आप को क्या? नहीं, इसमें सिर्फ सेल्फ क्वारंटीन के प्रिंसिपल को अप्लाई कीजिए
क्योंकि टेस्टिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है, तो उसको प्रायोरिटाइज किया जाता है। जिन लोगों में अलामात हैं उनमें टेस्ट होना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट उस पर डिपेंड करती है। और जिन लोगों को अलामात नहीं है और एक्सपोजर हुआ है, वो सिर्फ क्वारंटीन का प्रिंसिपल इख्तियार करें, क्योंकि वो वायरस की शेडिंग कर सकते हैं, तो वो 7 से 10 दिन तक अपने आप को बाकी लोगों से दूर रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, क्विकली आखिरी सवाल ये है कि जिन लोगों को अस्पताल की ज़रूरत पड़ी है वो ज़रा परेशान हो रहे हैं क्योंकि बहुत से अस्पतालों में गुंजाइश नहीं है। तो आगा खान की बात कर लें या दीगर अस्पतालों की बात कर लें, अगर कोई इमरजेंसी सूरत हाल हो तो इमरजेंसी में रब्ता किया जा सकता है। आर पीपल टेकिंग केयर ऑफ कोविड पेशेंट्स इन इमरजेंसीज ऑफ हॉस्पिटल्स? देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि बहुत से अस्पतालों ने बहुत कम नंबर ऑफ बेड्स इसके लिए एलोकेट किए हैं कोविड के लिए, और बहुत से हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो कोविड के मरीज ले ही नहीं रहे। सो तमाम हॉस्पिटल्स को अपने आप को अपग्रेड करके कोविड के मरीजों को एक्सेप्ट करना लाजमी है, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत है कि ऐसे मरीजों को केयर फराहम किया जाए। सो हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म नहीं है, उन्होंने सिर्फ जो नंबर ऑफ बेड्स एलोकेट किए हैं उनकी तादाद ज़्यादा करनी है, और जो हॉस्पिटल्स ये केयर फराहम नहीं कर रहे उनको ये सर्विसेज शुरू करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर बुशरा जमील हमारे साथ मौजूद थी, हेड ऑफ इन्फेक्शस डिजीज़ डिपार्टमेंट, आगा खान अस्पताल से ताल्लुक़ था इनका। और होपफुली जो लोग देख रहे हैं हमें, उन्हें कुछ आसानी, कुछ मालूमात मिल गई होगी और कुछ फ़ायदा हुआ होगा। हमारा मकसद बस यही है कि हम इसमें आप लोगों की मदद कर सकें। अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि शेख रशीद साहब जो हैं वो भी कोविड-19 का शिकार थे और अब 16 दिन अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहने के बाद वो घर वापस जा रहे हैं। CMH पिंडी में वो ज़ेरे इलाज थे। इससे पहले हमने देखा कि दौरान इलाज भी उनकी एक तस्वीर सामने आई थी एंड उनकी हालत जो है कुछ बिगड़ गई थी। पहले वो घर पे ही सेल्फ क्वारंटीन थे, फिर उसके बाद उनको अस्पताल शिफ्ट होना पड़ा बिकॉज ही वॉज नॉट वेल एट ऑल। लेकिन वी आर ग्लैड टू सी दैट ही इज़ बैक। और शेख साहब, हमने आपको इतने दिन मिस किया। मुल्की सियासत में काफ़ी बातें हुई और आपका जो तबसरा और आपके जो बयानात होते हैं वो हमेशा उसमें फ्लेवर ऐड करते हैं, तो हम वो शेख रशीद फ्लेवर मिस करते रहे हैं। और होपफुली आप जल्दी से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएं, क्योंकि इसके बाद लथार्जी और कमज़ोरी ज़रा रहती है तो उसको ज़रा रिकवर होने में टाइम लगता है। आप अपना ख्याल रखें और सिगार पीना छोड़ दें। अब तो मेरा ख्याल है छोड़ ही दें। डिप्रेशन की बात करेंगे, मेंटल हेल्थ की बात करेंगे, और हम आपको पहले भी इस बारे में बताते रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी आते रहे हैं कि डिप्रेशन को लाइटली ना लिया जाए और डिप्रेशन का जो लफ्ज़ है उसको मिसयूज़ भी ना किया जाए कि आज खाना पसंद का नहीं बना या आज किसी दोस्त से लड़ाई हो गई है तो डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन इज़ अ वेरी सीरियस इलनेस और इसके बड़े सीरियस रेपरिकॉशंस होते हैं सेहत के ऊपर भी। और जब हम जहनी सेहत की बात करते हैं तो अल्टीमेटली वो आपकी फिजियोलॉजिकल या जो आपकी जिस्मानी सेहत है उसको बहुत बुरी तरह असरअंदाज कर रही होती है, बिकॉज ऑल इज़ कनेक्टेड हियर। मारूफ अदाकारा है ज़ारा नूर अब्बास ने इंकशाफ किया है कि उन्हें लॉकडाउन के दौरान क्लिनिकल डिप्रेशन का सामना करना पड़ा था। डॉक्टरों ने उन्हें इलाज की भी हिदायत की थी। ज़ारा नूर अब्बास ने इंस्टाग्राम की स्टोरी में साथी फ़नकारों को लिखा कि ये बेहद ज़रूरी है कि हम जहनी सेहत के बारे में बात करें, क्योंकि ये इलाज की तरफ पहला कदम होता है। भारतीय अदाकार सुशांत सिंह की मौत के बाद से शोबिस सितारे जहनी सेहत और डिप्रेशन के तजुर्बात शेयर कर रहे हैं। और हम शोबिस इंडस्ट्री में क्या बात करें, आप इर्द गिर्द देखें, हमारे यहाँ पता नहीं है क्यों टैबू है कि जहनी सेहत के लिए कोई दवा नहीं ली जा सकती। अगर फॉर इंस्टेंस कोई जहनी सेहत के लिए कोई दवा या मूड एनहांसर्स लेना शुरू कर दे तो उस पे तो सबसे पहले घर वाले तनकीद शुरू करते हैं कि तुम दवाइयों पे लग रहे हो या लग रही हो, या भाई इट इज़ एन इलनेस। अगर इस इलनेस का इलाज हो रहा है किसी दवा से तो ज़ाहिर है किसी और बीमारी की तरह ही इसे ट्रीट किया जाएगा ना। इसमें कोई टैबू नहीं है या इसमें कोई मायूब बात नहीं है कि अगर किसी को दवा देनी पड़ रही है जहनी सेहत के लिए। इसी पे हम ये भी बता दें आपको कि भारतीय अदाकार की खुदकुशी के हौलनाक वाक़े के बाद अदाकारा उमैमा मलिक ने ट्वीट करते हुए अपने बद्दाहों से अपील की कि बराए मेहरबानी जहनी सेहत को संजीदगी से लें और उन लोगों की मदद करें जिन्हें आपके साथ की ज़रूरत है। अदाकारा ने लिखा कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स है जो जहनी दबाव का शिकार है तो आप उससे बात करें, उससे उसकी परेशानी में निकालने में मदद करें। अदाकारा ने लिखा कि जिस तरह किसी बात पर हमारे दिल को चोट लगती है और हमारा दिल टूट जाता है, बिल्कुल उसी तरह हमारा दिमाग भी किसी वजह से परेशान हो सकता है। और दिमाग भी ज़ाहिर है, इनफैक्ट दिमाग तो सबसे अहम हिस्सा है जिस्म का। वक्त के साथ साथ ये परेशानी किसी बड़े नुकसान का बायस बन सकती है। सो येस, वी हैव टू रियली टेक केयर ऑफ दोज़ हु आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन।
और नेपोटिज्म की बात शुरू हुई थी। अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद, उनकी खुदकुशी के बाद भारत में बॉलीवुड में पर्टिकुलरली अकरबा परवरी और वो जो स्टार चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके वालिद या आपकी वालदा में से कोई स्टार है तो आपके लिए आने वाले आपके करियर के लिए बड़ी आसानियां पैदा हो जाती हैं। बहुत सी बातें ऐसी होती रही हैं। मारूफ अदाकारा इफ़त उमर, और अब तो होस्ट भी हैं, बड़ा अच्छा वो सोशल मीडिया पे एक शो होस्ट कर रही हैं। उन्होंने पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री में मौजूद अकरबा परवरी के ख़िलाफ़ भी आवाज़ बुलंद की है। इफ़त उमर ने ट्वीट किया कि पाकिस्तानी फ़नकार भारतीय फिल्मसाज करण जौहर की बातें तो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं, लेकिन अपनी इंडस्ट्री में होने वाली अकरबा परवरी के बारे में क्या ख्याल है? आप में से किसी ने कभी ये सोचा कि हमारी इंडस्ट्री में कितने ऐसे अदाकार हैं जो कि अकरबा परवरी की तरफ की वजह से काम कर रहे हैं, और उनमें से एक्चुअली अदाकार ही कितने हैं? इफ़त के ट्वीट पर लोगों ने कमेंट्स किए, लेकिन किसी शोबिज़ शख्सियत ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। इफ़त उमर इज़ नोन टू बी रियली ऑनेस्ट एक्चुअली, और वो जो दिल में आता है वो कह देती हैं। जी खैबर पख्तूनख्वा, बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, तहकाल में क्या हुआ था एग्जैक्टली, आप हमें बताइए। आमिर पर इस तरह का तशद्दुद क्यों किया गया? आपके पास अब तक तो इब्तदाई रिपोर्ट आ गई होगी, व्हाट वाज गोइंग ऑन? मुझे किसी ने इतला दी, किसी सहाफ़ी ने वीडियो भेजी, उसके बाद मैंने CCP से बात की और उसके बाद SSP से बात की, और मैंने इनको कहा कि आप इन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लें। उसके बाद FIR रजिस्टर हुई और 3 अफराद गिरफ़्तार हुए हैं पुलिस वाले, जिसमें एक ASI है, 2 सिपाही हैं, और उसके बाद SHO को भी सस्पेंड किया गया और SP ऑपरेशन को भी हटाया गया है। तो ये तो अभी कार्रवाई हुई है, बाकी इंक्वायरी हो रही है। एडिशनल IG इश्तियाक मरवत हैं, वो इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं पूरे वाक़े की। हमने ये भी गवर्नमेंट को एडवाइस किया हुआ है कि जुडिशल इंक्वायरी भी इसकी करवा लें, क्योंकि हक़ाइक़ सामने आ जाए। तो नटशेल में यही एक्शन है जो हमने लिया है। अच्छा अब्बास साहब, ये फरमाइएगा कि बात एक वाक़े की नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का वो इमेज तबाह हुआ है कि दीगर सूबों से एक बेहतर फोर्स है और बड़ी पुलिस इस्लाहात पर फ़ख्र किया जा रहा था इस सूबे की। साबित हो गया कि पुलिस रिफॉर्म्स के दावों के बावजूद पुलिस एहलकारों में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का रवैया अभी भी मौजूद है। उसका क्या करेंगे? इस मसले को जड़ से हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? इसको मैं वैसे एक्सप्लेन इस तरीके से कर सकता हूँ कि देखिए, 1.5 लाख की फ़ोर्स है। 1.5 लाख में अगर 3 या 4 अफराद कोई डेविएंट बिहेवियर दिखाते हैं तो ये ओवरऑल एक पुलिस फोर्स पर नहीं हो सकता अप्लाई। इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, दहशतगर्दी को शिकस्त दी है और शहीद हुए हैं पुलिस वाले। तो ये एक इंडिविजुअल रैंडम एक्ट है पुलिस अफसरों का, चंद से भी चंद। सो 3 या 4 दे कैन नॉट रिप्रेजेंट द होल पुलिस फोर्स। सो ये जैसे हम कहें कि गंदे अंडे थे जिनको हम निकाल फेंकेंगे, और इंशाल्लाह मिसाली जैसे ये मिसाली पुलिस है, ऐसे ही इनको मिसाली सज़ा दिलाएंगे इंशाल्लाह, और लोग देखेंगे भी सही इंशाल्लाह। सो लेकिन इस एक्ट का ये इन्होंने एक मेरे अपने असेसमेंट के मुताबिक पुलिस के इमेज को कोशिश की है तबाह करने की। सो हम भी कोशिश ही करेंगे कि इनको, जैसे ये मिसाली पुलिस है, इनको मिसाली सज़ा दिलाई जा सके। आपका सनाउल्लाह अब्बासी साहब। और यहाँ कराची की बात करें तो यहाँ भी बाज़ इत्तलात ऐसी आ रही हैं कि कहीं कहीं पे स्मार्ट लॉकडाउन के बायस जो है वो लोगों को कुछ तंग किए जाने की खबरें हैं, मुतज़ाद इत्तलात हैं। तो वैसे तो हम पुलिस फोर्स जो पर्टिकुलरली क्वारंटीन और कोविड-19 में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं।